हेलो, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से हम चैप्टर कर रहे थे रीड, और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इसको धीरंजन मालवीय जी ने लिखा था। तो हमारा जो चैप्टर है वो इस प्रकार है। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। बच्चों, पेड़ से सेब गिरने का तो पता ही है आपको। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है वो इसमें बताया गया, जिसको न्यूटन ने मतलब हमें इसका राज बताया था। इसी प्रकार जो समुद्र की नीलवर्णीय आभा है उसके बारे में हमें चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ने बताया था। तो बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पे थे। जहाज़ के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेम रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनके सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढने ही वे विश्वविख्यात बन गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले MBA कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिल की इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरा समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए वहू बाजार जाते। वहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता में एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चला उपकरणों का उदाहरण था, वो इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिससे एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। उन्हीं दिनों के वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहाँ वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंग पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोई कोशिश की थी। भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पर भी प्रकाशित किए। बच्चों, वाद्य यंत्रों का मतलब है जो इंस्ट्रूमेंटल्स जो म्यूज़िक में हम यूज़ करते हैं, मतलब म्यूज़िक में हम सीखते हैं। उस ज़माने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामानंद के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर
कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। रामानंद सरकारी पद पर थे जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधा वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। रामानंद सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामानंद के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए। बच्चों, हिलोरे का मतलब है कि उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, जिसकी परिणति रामानंद प्रभाव की खोज के रूप में हुई। रामानंद ने अनेक ठोस द्रव्यों, तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उनके वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण यानी रंग में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस द्रव्यों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित होता जाता है। रामानंद की खोज भौतिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी के समान थी। उनका पहला परिणाम तो ये हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरल के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की है और इन्हें फोटोन नाम दिया। रामानंद के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामानंद की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामानंद की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुक संरचना के अध्ययन के लिए रामानंद स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीकी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। रामानंद प्रभाव की खोज ने रामानंद को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदम, रॉयल सोसाइटी का रूस पदक, फिलाडेल्फिया का इंस्टीट्यूट फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामानंद को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को भी अभी तक नहीं मिल पाया। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामानंद को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, यानी कि बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामानंद प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक
जो आयोजक था उन्होंने परिहार से उनके कहा कि रामनन ने जब अल्कोहल पे रामनन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आवाहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामनन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से क्या परहेज क्यों। रामनन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश के वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे, जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पे रामनन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। भारत भौतिक शास्त्र से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध पत्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों में आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका भी संपादन करते थे। रामनन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। रामनन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश किरणों का आबांतर वैज्ञानिक सिद्धांत निकले। हमारे आसपास से जाने कितनी चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है कि रामनन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। तो बच्चों, आज हमने जो ये पाठ पढ़ा, ये एक वैज्ञानिक का है जिन्होंने मतलब उनके मन में एक ये प्रश्न था कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों, वो एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे। वैज्ञानिक सोच के साथ